रामपुर नामक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जानकी था। जानकी के 2 बच्चे थे, रोहित और रीना। वो बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी काट रहे थे। जब रोहित मजदूरी करके कुछ पैसे लेकर आता है तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है और रीना अभी छोटी थी। माँ, हमें रोजाना ये सूखी रोटी और दाल ही खाने को मिलती है। आप कभी अच्छी सब्जी क्यों नहीं बनाती? रीना बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरा भाई जो काम करके लाता है उससे हमें यही खाने को मिलता है। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपको बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगी। हाँ बेटा, तू जल्दी से बड़ी हो जा। शाम को रोहित जब घर आता है तो वो बहुत खुश होता है। भगवान की दया से माँ, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है। अरे वाह भैया, अब हम भी बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, लेकिन नौकरी के लिए मुझे शहर जाना होगा। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरे सिवा हमारा यहाँ है ही कौन? माँ परेशान मत हो, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ और नौकरी पक्की होते ही मैं तुम्हें और रीना को वहीं बुला लूंगा। रोहित एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसे गरीबी के कारण गांव में मजदूरी करनी पड़ रही थी और अब उसे नौकरी मिल जाती है। वो गांव से शहर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रोहित शहर से वापस आता है। माँ, ओ माँ, देख तेरा बेटा वापस आ गया। कितना समय लगा दिया बेटा तूने। इस बार कितने दिन की छुट्टी पर घर आया है? जानकी के ये बोलने पर एक लड़की रोहित के पीछे से आगे आती है। ये कौन है बेटा? नमस्ते माँ जी। माँ, ये आपकी बहू आरती है। रोहित, तूने शहर जाकर शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे माँ, आरती मेरे साथ नौकरी करती थी और आरती और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने शादी कर ली। मैं ये शादी नहीं मानती। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, बिना जाने मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मान सकती। माँ, हम गरीबों का क्या खानदान। रोहित, हम गरीब जरूर हैं, पर हमें भी समाज में ही रहना है और तू जानता है ना कि तेरी एक बहन भी है, इसकी भी तो हमें शादी करनी है। माँ, आरती अच्छे घर से है और वो एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की है। समझदार है तो क्या शहर की है? तू जानता है ना शहर की लड़कियाँ कैसी होती हैं। माँ जी, मैं शहर की भले ही हूँ पर अपने संस्कारों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है रीना, जा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवा दे। ये बोलकर जानकी चली जाती है और रीना पूजा की थाल लेकर आरती का गृह प्रवेश करवाती है। फिर दूसरा दिन होता है। माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से ही आलू पड़े हुए हैं। आलू की सब्जी बना ले। आज तो भाभी की पहली रसोई है और हमारी रसोई में तो कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो क्या हुआ, वो आलू की सब्जी बना देगी। माँ, भाभी ना शहर से आई है, उन्होंने तो अच्छा खाना खाया होगा ना, वो यहाँ आकर इतना साधारण खाना खाएगी। चल, मैं बाहर आंगन में देखती हूँ, पालक हुआ तो मैं ले आती हूँ। जानकी बाहर से पालक लाती है और तभी आरती अपने कमरे से तैयार होकर निकलती है। नमस्ते माँ। नमस्ते। रीना, तुम क्या सोच रही हो खड़ी होकर? भाभी, आज आपकी पहली रसोई है और हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है, बस थोड़े से आलू हैं और ये पालक है। तो क्या हुआ रीना, मैं अपनी रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। आरती खुशी से अपनी पहली रसोई में पालक की सब्जी और आलू की सब्जी बनाती है, फिर सबको परोसती है। पूरा परिवार मिलकर रूखी सूखी सब्जी और रोटी खा लेता है और रोहित कमरे में कहता है, आरती, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ इतना ही काम कर रहा हूँ कि 2 वक्त का खाना ही मिल सके। तुम्हें शहर वाले आराम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो परिवार के सुख दुख में परिवार का साथ देना भी तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती के ससुराल में वही रूखी सूखी दाल सब्जी बनती थी। वो रोज खा कर बोर हो जाती है और सोचती है, मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ और ये दाल रोटी खाकर मैं थक गई हूँ। मेरे ससुराल वाले तो ये कब से खा रहे हैं, वो भी तो थक गए होंगे। मुझे भी रोहित की मदद करनी होगी। उनके गांव में थोड़े ही आगे आरती के दोस्त जतिन का ऑफिस था। आरती अपना CV लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। हेलो जतिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरती, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? ये मेरा CV है जतिन, मैं नौकरी के लिए आई हूँ। आरती, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? आरती जतिन को सब कुछ बताती है
और जतिन ये सुनकर आरती को नौकरी दे देता है। आरती तुम परेशान मत हो, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो। थैंक यू जतिन। आरती घर जाती है और रास्ते से मिठाई का डब्बा भी लेकर जाती है। आरती, तुम कहाँ से आ रही हो? माँ, मिठाई खाओ, कल से मैं नौकरी करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ये सुनकर जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आरती को पसंद करने लगती है। माँ, आप क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना? मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जानकी सोचती है कि मैं तो शहर की मगरूर लड़की इसे समझती थी, पर ये तो बहुत समझदार है। ऐसे ही काम करते करते आरती को पूरा महीना बीत जाता है और उसे तनख्वाह मिलती है। वो बहुत खुश होती है। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, घर वालों को अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाऊंगी और घर में राशन भी भरवाना है। ऐसा सोचते हुए आरती घर आ रही थी। घर पहुंचकर आरती सभी घर वालों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और सभी टेबल पर बैठते हैं। तभी वेटर आता है। मैम, आपका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दे दीजिए। माँ, आप क्या खाएंगे? जो खाना है वो ऑर्डर कर दीजिए। आरती की खुशी देखते हुए सभी घर वाले अपनी मनपसंद की चीजें ऑर्डर करते हैं। वीना अपनी मनपसंद पाव भाजी ऑर्डर करती है, जानकी शाही हलवा मंगवाती है और रोहित और आरती अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं और पूरा घर खुशी खुशी खाना खाता है और सब अपने घर चले आते हैं। बेटा, ये खाना तो बहुत महंगा होगा ना? आज तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह ही खत्म हो गई होगी। नहीं, ये इतना महंगा नहीं है, ये सब तो हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाएंगे बहू? घर में तो राशन है ही नहीं। आरती बाजार जाकर घर का राशन लेकर आती है और दूसरे दिन घर में शाही पकवान बनाती है। माँ, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? ये खुशबू यहाँ से आ रही है। आरती वहाँ खाने की थाल लेकर आती है और उसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरती, लगता है आज तो तुमने बहुत पकवान बनाए हैं। जी, और आपका मनपसंद हलवा भी बनाया है। अरे वाह, आज तो घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा। भाभी, मेरी मनपसंद पाव भाजी तो बनाई है ना आपने? हाँ रीना, तुम्हारी मनपसंद पाव भाजी भी बनाई है आज मैंने। राशन तो घर में था ही नहीं बेटी, तो तुमने ये सब कहाँ से बनाया? माँ, मेरे पास जो पैसे बचे थे उससे मैं घर का राशन ले आई। जानकी ये सुनकर अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने आरती को क्या समझा और आरती क्या निकली। आरती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी सारी तनख्वाह अपने खाने पीने और घर के राशन पर खर्च कर दी और अपने लिए कुछ नहीं बचाया। अब जानकी आरती को अपनी बहू से बढ़कर बेटी मान लेती है। सर्दियों का मौसम था और कड़कड़ाती हुई ठंड में बारिश अपना कहर दिखा रही थी। चंदन सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा एक डंडे से रजाई को ढूंढ रहा था। उसके पास सिर्फ 2 बोरों में रुई और एक बनी हुई रजाई थी और 2 बोरे थे जिन्हें वह चटाई की जगह इस्तेमाल करता था। काम खत्म करके वो अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज बहुत ठंड है, बाहर बारिश भी हो रही है। पता नहीं इस बार कितनी सर्दी पड़ेगी। अच्छा ही है, हमारे लिए तो सर्दी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? सही कह रहे हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। दुर्गा चंदन की पत्नी है जो उसका हर सुख दुख में साथ देती आ रही थी, पर अब उम्र ज्यादा होने के कारण वो अक्सर बीमार और कमजोर थी। चंदन जो भी कमा कर लाता उसी में वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। चंदन की एक पोती भी थी जो उन्हीं के साथ रहा करती, जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा एक समझदार 7 साल की बच्ची थी जो कि अपने दादा दादी का बहुत ख्याल रखती और उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम स्नेहा का ख्याल रखना। आज ठंड बहुत ज्यादा है, आप दुकान मत जाइए। तुम तो जानती हो दुर्गा कि जो मैं रोज कमाता हूँ वही खाते हैं हम। जानती हूँ मैं, पर आप बाहर भी तो देखिए, आज फिर से बारिश आ रही है। आपको ठंड लग गई तो? तुम परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा। अपना और स्नेह का ध्यान रखना। ध्यान तो रखती हूँ, पर कभी कभी मुझे स्नेहा के लिए बहुत बुरा लगता है। छोटी सी बच्ची है, क्या कसूर था इसका जो भगवान ने उसे इतनी बड़ी सजा दी? भगवान की यही मर्जी थी दुर्गा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं कभी भी वो रात भूल नहीं सकती हूँ जी, जब मेरा बेटा और बहू एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उनका देहांत हो गया। वो रात हम सब के लिए ही ना भूलने वाली रात है। ऐसा बोलकर चंदन वहाँ से दुकान के लिए निकल जाता है और दुर्गा भी घर के कामों में लग जाती है। दुर्गा काम कर ही रही थी कि स्नेहा आकर उससे बोलती है, दादी दादी, मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ? नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पर दादी, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे खेलने जाना है।
बेटा आज मत जाओ, कल तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए नया स्वेटर ले आएंगे, उसे पहनकर बाहर जाना, उससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। दुर्गा के समझाने पर स्नेहा मान जाती है। अच्छा ठीक है दादी जी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सर्दी और भयानक रूप ले रही थी। स्नेहा के बुजुर्ग दादा दादी कैसे न कैसे करके अपने दिन काट रहे थे, पर वहीं कभी स्नेहा को किसी भी स्थिति का एहसास नहीं होने देते। स्नेहा जो बोलती वो कैसे न कैसे करके उन्हें ला कर देते। फिर एक दिन चंदन शाम को घर आता है। आज बहुत जल्दी आ गए आप दुकान से। आज कोई भी ग्राहक नहीं आया? कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे। सही बोल रहे हो तुम, पर मेरी परेशानी की वजह वो नहीं है। फिर क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम्हें मैंने बताया था ना, जहाँ मैं दुकान लगाता हूँ उसके सामने भी रजाई की एक बहुत बड़ी दुकान है। जिसकी दुकान है उसने मुझसे अपनी दुकान हटाने के लिए बोला तो काफी दिन से है, पर आज कुछ ज्यादा बदतमीजी की उन लोगों ने मेरे साथ। जब इतनी बड़ी दुकान है उन लोगों की, तो उन्हें हमारी छोटी सी दुकान से क्या परेशानी है? भगवान ही जाने क्या परेशानी है। चंदन जहाँ अपनी दुकान लगाता था उसके सामने एक रजाई की बड़ी सी दुकान थी, जिसका मालिक अक्सर चंदन को वहाँ से अपनी दुकान हटाने के लिए बोला करता। पर उसके साथ आज दुकान के मालिक के बेटे राहुल ने बहुत बदतमीजी की थी और चंदन को धमकी भी दी थी, पर चंदन नहीं माना। और फिर दूसरे दिन भी चंदन ने वहीं जाकर अपनी दुकान लगाई। चंदन दुकान लगा ही रहा था कि उसे राहुल ने देख लिया और देखते ही आग बबूला हो गया। आज फिर से एक बुड्ढे ने दुकान लगा ली, इसकी दुकान तो मैं लगवाता हूँ। ऐसा बोलकर राहुल कुछ लड़कों को बुला लाता है और सबको लेकर चंदन के पास जाता है। ओ बुड्ढे, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी दुकान के सामने अपना ये कबाड़ा मत सजाना। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कहीं भी जाओ भूखे मरो, पर मेरे दुकान के सामने तुम अपनी दुकान नहीं लगा सकते। ऐसा बोलकर राहुल और उसके साथ आए हुए लड़के चंदन की दुकान हटाने लगते हैं और सभी सामान को रोड पर फेंक देते हैं। चंदन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते और सारा सामान फेंक देते हैं। चंदन रोने लगता है। चंदन को रोता हुआ देखकर वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तुम लोगों ने ये क्या किया? मेरा सामान फेंक दिया। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं क्या करूँगा? जहाँ जाना है जा, पर यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। चंदन रोते रोते अपने घर आ रहा होता है, तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे कि उसका देहांत हो जाता है। ये बात जब दुर्गा को पता चलती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकते। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? बेटा तेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, हम कहाँ जाएंगे अब, हम क्या करेंगे? दादी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। दुर्गा को अपने पति चंदन के मर जाने का सदमा लग जाता है, जिस कारण वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। अब बेचारी स्नेहा एक तरफ दादा के जाने का गम और दूसरी तरफ दादी की ऐसी स्थिति। उस छोटी सी बच्ची की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। स्नेहा बहुत रोती है और सोचती है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ आप उसे छीन लेते हो। पहले मेरे माँ पापा को मुझसे छीन लिया, अब मेरे दादाजी को भी छीन लिया और दादी की ये हालत कर दी। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और 7 साल की स्नेहा अपनी दादी का ठंड में जैसे तैसे ख्याल रखती है, पर वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ना पहनने के लिए अच्छे स्वेटर थे और ना ही ओढ़ने के लिए कोई रजाई। इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है, ऐसे में ना स्वेटर है और ना ही कोई रजाई। दादी का ध्यान कैसे रख पाऊंगी? उनकी हड्डियां तो कमजोर है, उनको ठंड पकड़ लेगी। स्नेहा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने दादाजी के सामान पर पड़ती है, जिसमें एक रजाई थी जो एकदम नई और बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर स्नेहा सोचती है, ये रजाई किसकी है? दादाजी ने तो कभी भी इस रजाई का कोई जिक्र नहीं किया, हो सकता है ये हमारे लिए बनाई हो। धन्यवाद दादाजी, काश यहाँ पर एक स्वेटर भी मिल जाती तो मैं अपनी दादी को ठंड से बचा सकती थी। स्नेहा ऐसा सोचती है कि तभी उसके सामने एक स्वेटर भी आ जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि उसने स्वेटर मांगा और स्वेटर आ गया। अरे ये स्वेटर कहाँ से आया? ये स्वेटर मैंने दिया है, मैं कोई आम रजाई नहीं, एक जादुई रजाई हूँ। स्नेहा को यकीन नहीं होता कि जो भी वो देख रही है वो सच है। वो कोई आम रजाई नहीं बल्कि जादुई रजाई है। ये रजाई तो जादुई है, तुम कहाँ से आई? मुझे तुम्हारे दादाजी ने बनाया है। जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे बनाया था तो उन्हें एक पंडित ने आशीर्वाद दिया था, जिस वजह से मैं एक जादुई रजाई बन गई।
ये दादाजी ने जरूर मेरे लिए ही बनाई होगी। धन्यवाद भगवान जी। और दादाजी आपको भी धन्यवाद, आपने मरने के बाद भी हमारा ख्याल रखा। फिर स्नेहा उस रजाई से जो भी मांगती है उसके सामने आ जाता है। धीरे धीरे स्नेहा की दादी की स्थिति भी सही हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन साथ में बिताते हैं।